गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत लेक्चर की करते हैं। सबसे पहले आपको जो टास्क दिया था मैंने उससे, आई होप ये क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि हमारे पास एक फाइल है, फाइल के अंदर कुछ नंबर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, और हमें इसमें से सिर्फ नंबर्स पिकअप करने हैं, उन नंबर्स को प्रिंट करना है और डिस्प्ले करना है उनका सम और एवरेज। ये आपका मेन टास्क था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट लेक्चर में। एम आई राइट? वेरी गुड। तो चलिए इसी पर्टिकुलर टास्क से अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चीजों को इंप्लीमेंट करने का, एंड देन विल मूव ऑन फर्दर। ठीक। तो जैसा मैंने कहा, इसको हम फंक्शन में ब्रेक करके करेंगे। emp.txt वाला बिल्कुल सही, data.txt, emp.txt, कुछ भी आप मान लो। ठीक। तो सबसे पहले तो अपन एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर ये कंटेंट है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है, एंड नाउ वी आर अबाउट टू राइट दिस पर्टिकुलर कोड। अच्छा, ये कर लिया है? ओके ओके, मुझे लगा ये नहीं करा अपन ने। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने ये वाला दिया था क्या, emp.csv वाला? ओके चलिए तो इसको लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंटेंट को एक फाइल में कर लेता हूं मैं कॉपी। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग एग्जांपल्स, न्यू फाइल emp.csv, ये मेरी फाइल हो गई। इसके अंदर मैंने पूरा कंटेंट कॉपी करा, सेव करा। हाँ, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, तो वो टेक्स्ट फाइल ही नवीन। बट जनरली जब आपकी फाइल के अंदर डेटा कॉमा से सेपरेट होता है तो प्रॉपरली जो एक्सटेंशन हम देते हैं दैट इज CSV। बाकी एक्सटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो टेक्स्ट फाइल। आप इसका TXT एक्सटेंशन भी रखोगे तो भी हमारा लॉजिक सेम ही रहने वाला है। ठीक। सेव एज करते हैं, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इस पूरे को मैं सेलेक्ट करके इरेज करता हूं। ठीक। अब आते हैं अपन अपने फंक्शन पे। फंक्शन का नाम होगा हमारा read_emp, या कुछ भी, जो भी आप नाम देना चाहें। पैरामीटर में क्या लेगा, पैरामीटर में अपन से एक फाइल का नाम लेगा। ठीक, वो फाइल का नाम एज एक्सपेक्टेड हम इसे कॉल करते वक्त पास करने वाले हैं। तो कहां से कॉल करेंगे हम इसको, अपनी मेन स्क्रिप्ट से कॉल करेंगे, read_emp, और यहां से हम फाइल का नाम पास कर देते हैं emp.csv। ये मैंने फाइल का नाम पास करा। अब आते हैं रीड emp की बॉडी के अंदर। यहां अपन एक एफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको इनिशियली करते हैं इनिशियलाइज विद नन। ट्राई में चलते हैं। फाइल किस मोड में ओपन होगी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, फाइल ओपन होगी रीड मोड में। सो एफ इज इक्वल्स टू ओपन। क्योंकि फाइल करंट डायरेक्टरी में है तो मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा emp.csv। मोड हमारा रहेगा आर मोड। ठीक है, इसके बाद हम सारा डेटा पिक करके रीड लाइन से अपने इस लाइंस वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, रीड लाइंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने मिस ना करा हो तो आप बताइए रीड लाइंस हमें क्या रिटर्न करेगा? तो जवाब है जी, रीड लाइंस हमें रिटर्न करेगा एक लिस्ट, है ना। लिस्ट ऑफ व्हाट? तो जवाब है लिस्ट ऑफ ऑल द डेटा विच इज स्टोर्ड इनसाइड द फाइल, जिसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, स्ट्रिंग्स भी होंगी, और बीच में कॉमा भी होगा, और लास्ट में न्यू लाइन भी होगा। याद है ना? नंबर भी होंगे, स्ट्रिंग्स भी होंगी, बीच में कॉमा भी होगा, और लास्ट में न्यू लाइन भी होगी। ये सब कुछ आपके इस लाइंस नाम की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि सारी पॉसिबल एक्सेप्शंस मैनेज करनी है, तो क्या इस बात के चांसेस हैं कि ये लिस्ट एम्प्टी हो? है ना, तो मैं लिखूंगा इफ नॉट लाइंस। ठीक, इफ नॉट लाइंस तो मैं यहां कहूंगा रेस। रेस के बाद में जनरेट कर दूंगा वैल्यू एरर, और अंदर में पास कर दूंगा फाइल इज एम्प्टी। मैं यहां पास कर दूंगा फाइल इज एम्प्टी। ठीक है, ये मैंने इफ के साथ कंडीशन देकर मैसेज पास कर दिया। अगर इस इफ में नहीं गए मतलब इस लिस्ट के अंदर कुछ आया है? यस, अगर इस इफ के अंदर नहीं गए मतलब इस लिस्ट के अंदर कंटेंट आया है। अब अपन एक लिस्ट लेते हैं, एम्प्लॉइज। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं जो हमारी लाइंस लिस्ट के अंदर डेटा है वो पूरा डेटा, और साथ में मैं एक पैरेलल और लिस्ट लेकर चल रहा हूं जिसका नाम होगा सैलरीज। नाम से आप पहचान गए होंगे, इसमें क्या रखने वाले हैं? इसमें हम रखने वाले हैं सिर्फ सैलरीज। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं बोलूंगा फॉर लाइन इन लाइंस, फॉर लाइन इन लाइंस। ठीक है, अगर लाइन, ये लाइन समझ में आ रही है तो मुझे बताइए लाइन में क्या आएगा? ये रही आपकी फाइल। अगर ये फाइल है तो लाइन में क्या आएगा? अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ क्या आएगा? बिल्कुल ठीक बोला आपने, ईच लाइन आएगी। क्या अभी मैं मान लूं अमित कॉमा 53,000 और बैक स्लैश एन?
अमित कॉमा 53,000 और बैकस्लैश n, इतना आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताइएगा स्टेटमेंट क्या कर रहा है। मैं कहूंगा लाइन इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप। क्या करता है स्ट्रिप, याद है? बैकस्लैश n हटा देगा। बैकस्लैश n हटा देगा तो अब इस लाइन के अंदर क्या बचेगा? बैकस्लैश n हटा देगा तो अब इस लाइन के अंदर बचेगा अमित और कॉमा करके अमित की सैलरी, मान लेते हैं 30,000, है ना। अब मुझे अमित और सैलरी इनको अलग अलग करना है। कुछ पढ़ा है आपने पाइथन के अंदर, कोई ऐसा फंक्शन है जो डेटा को स्प्लिट कर दे? यस, स्प्लिट ही नाम से फंक्शन है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अगला स्टेटमेंट ट्राई। गौर कीजिएगा, ट्राई के अंदर जाकर मैं कहूंगा नेम कॉमा सेल इज इक्वल्स टू लाइन, ये मेरा एक्चुअल डेटा है जिसमें अमित और अमित की सैलरी है, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट बाय डिफॉल्ट किससे स्प्लिट करता है? स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से करता है, मुझे करवाना है कॉमा से। जब मैं ऐसे करूंगा तो नेम में अमित और सैल में अमित की सैलरी आ जाएगी, आ जाएगी, वेरी गुड। अब मैं कहूंगा सैल इक्वल टू एवैल सैल। ठीक, अब दो बातें होंगी। इस बात के भी चांसेस हैं कि यहां सैलरी की जगह मैंने कोई स्ट्रिंग लिख दी हो, कोई ऐसा डेटा लिख दिया हो जो नॉन न्यूमेरिक हो। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो इवैल एक्सेप्शन देगा, है ना। क्यों नहीं देगा राज? समझो समझो समझो, मैं ये बोल रहा हूं, क्या इस बात के चांसेस हैं ये 53,000 ए हो? हैं, बिल्कुल है इस बात के चांसेस। और नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, हम इसको कंसिडर करके चलते हैं ना, हमारा कोड और ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मान लीजिए ये 53,000 ए होता और आप इसको कन्वर्ट करते एवैल से, तो क्या ये कोड एक्सेप्शन देता? बिल्कुल देता, इसीलिए मैंने इसको ट्राई में डाला हुआ है। और अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं आई, मतलब सैलरी प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट हो गई, बोलिए। बिल्कुल हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एम्प्लॉयज नाम की लिस्ट है उसमें मैं अपेंड कर दूंगा किसको? वी कैन यूज नवीन, नो प्रॉब्लम। बट आपको याद होगा, अगर मैं इंट यूज करूंगा और बाय चांस ये 53,000.05 हुआ या 53,000.5 हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपका इंट फंक्शन एक्सेप्शन दे देगा, है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सेफ गेम प्ले करा है और मैंने यहां पर इवैल यूज कर लिया है। आई होप आई एम जस्टिफाइंग दिस। आ रही है बात समझ? वेरी गुड। बाकी आप इंट कर सकते हो अगर 100% गारंटी है कि सारे नंबर न्यूमेरिक में इंट फॉर्म में है। ठीक है, अब हम एम्प्लॉइज के अंदर अपेंड करना चाहते हैं नेम और सैलरी। तो क्या मैं अपेंड को नेम कॉमा सैल दे सकता हूं? बोलो, क्या मैं अपेंड को नेम कॉमा सैल दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं, वेरी गुड राज। अपेंड कितने एलिमेंट लेता है? अपेंड एक एलिमेंट लेता है। पर क्या मैं इसको टपल बना के दे सकता हूं? अब ये एक एलिमेंट बन गया। यस, अब ये अपने आप में एक एलिमेंट बन गया। नेम कॉमा सैल एक पेयर बनकर आपके लिस्ट के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। और सैलरी में मैं क्या ऐड कर दूंगा? सैलरी के अंदर मैं ऐड कर दूंगा जो मेरा सैलरीज वाली लिस्ट है, मैं कह दूंगा सैलरीज डॉट अपेंड, और इसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे सैल। दोनों लाइनें क्लियर हैं? तो एक लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, दूसरी लिस्ट के अंदर उसकी सैलरीज आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं मैनेज करूंगा वैल्यू एरर वाली एक्सेप्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोड पे लाइन नंबर 14 पे वैल्यू एरर ही आने के चांसेस हैं अगर सैलरी नॉन न्यूमेरिक हुई तो अगर वैल्यू एरर आती है तो मैं यहां प्रिंट में लिख दूंगा स्किपिंग। गौर करिएगा, जिसमें सैलरी गलत होगी यानी सैलरी नॉन न्यूमेरिक होगी, हम वो डेटा को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे एफ स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करा देता हूं स्पिकिंग स्किपिंग इनवैलिड लाइन, स्किपिंग इनवैलिड लाइन, और एफ स्ट्रिंग के तौर पे इस लाइन को अपन कर देंगे प्रिंट। क्लियर है? ट्राई और एक्सेप्ट, है ना, वेरी गुड। इसके बाद अब मैं कहता हूं इफ नॉट एम्प्लॉइज। अब ये क्या बात हुई, इफ नॉट एम्प्लॉइज ये क्यों लिख रहा हूं मैं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस बात के चांसेस हैं कि एम्प्लॉइज में कुछ ऐड ही ना हो पाए, जितनी भी सैलरीज थी सब नॉन न्यूमेरिक हो। है एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी सारा डेटा ही गलत हो। अगर सारा डेटा गलत है तो क्या एम्प्लॉइज की लिस्ट खाली रह जाएगी? यस, तो मैं चेक करूंगा इफ नॉट एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज की लिस्ट खाली है तो मैं एक एक्सेप्शन रेज कर दूंगा जिसमें मैं कह दूंगा रेज वैल्यू एरर, और अपनी तरफ से एक मैसेज नो वैलिड एम्प्लॉय डेटा शुड कम आउट ऑफ फॉर। नहीं बेटा नहीं, समझो ध्यान से, कौन से फॉर से बाहर आ जाना है? कौन से फॉर से बाहर आ जाए? ये वाला इफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला इफ आप सही कह रहे हो, ये बिल्कुल बाहर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। इस पर्टिकुलर फॉर से बाहर आकर हम चेक करेंगे नो वैलिड एम्प्लॉय डेटा फाउंड।
ठीक है, अब अगर इस इफ में नहीं जाते हैं अपन, इसका मतलब एम्प्लॉय का वैलिड डेटा आ गया है आपके पास। हाँ, इसका मतलब एम्प्लॉय का वैलिड डेटा आ गया है हमारे पास। अब मैं कहूंगा यहां पर प्रिंट, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉय का वैलिड डेटा आ गया है तो मैं उस डेटा को डिस्प्ले कर सकता हूं। यस, तो मैं उस डेटा को प्रिंट कर देता हूं बाय राइटिंग द मैसेज एम्प्लॉय डेटा। ये मैंने एम्प्लॉय डेटा वर्ड लिखा। इसके बाद मैंने कहा फॉर ईएमपी इन एम्प्लॉइज। ठीक, अब मेरे पास एक एक एम्प्लॉय का एक एक एम्प्लॉय का डेटा, या यूं कह लीजिए एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा। उसको मैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट कर देता हूं बाय राइटिंग नेम कोलन डॉलर फॉलोड बाय ईएमपी। कौन है, जल्दी जल्दी, हु इज दिस ईएमपी? वेरी गुड भरत, ईएमपी एक टपल है, और इस टपल में कितने एलिमेंट्स हैं? इस टपल में दो एलिमेंट्स हैं। जीरो पे कौन है? जीरो पे नेम है, और वन पे सैलरी है। तो मैं यहां बोल दूंगा ईएमपी वन। क्लियर है इतना? क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद मैं बोलूंगा हाईएस्ट इज इक्वल्स टू, आप कैसे निकालोगे? आपको लास्ट में, ये तो आपने पूरा डेटा डिस्प्ले कर दिया, वेरी गुड नवीन, इसीलिए अपन ने सैलरीज नाम की लिस्ट ले रखी है, ताकि हम इस लिस्ट के ऊपर मैक्स फंक्शन लगाकर मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, और अपनी तरफ से उसके बेस पर मिन लगाकर लोएस्ट भी कैलकुलेट कर लें। तो मैं कहूंगा हाईएस्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ सैलरीज, ये हाईएस्ट आ जाएगा। लोएस्ट इज इक्वल्स टू मिन ऑफ सैलरीज, ये भी क्लियर हुआ? ठीक, तो ये मेरे पास मैक्स और मिन दोनों आ गए। इसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूंगा एवरेज सैलरी। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? एवरेज के लिए तो कोई फंक्शन है नहीं हमारे पास पाइथन की तरफ से, तो मुझे मैनुअल एफर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं सैलरीज का सम निकालूंगा। ये सम कौन है? ये सम कौन है? ये भी पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो आपसे लिस्ट लेगा और लिस्ट के अंदर के सारे डेटा का सम कैलकुलेट करके दे देगा। इसको डिवाइड किससे कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ सैलरीज से। आ रहा है समझ आपको? लाइन नंबर 25, 26, 27 आ रही है? वेरी गुड। इसके बाद आप लिख देंगे प्रिंट। ठीक है, इस प्रिंट के अंदर डेटा प्रिंट हो जाएगा। सो विल गो फॉर हाईएस्ट सैलरी, एफ स्ट्रिंग, सो आई गो फॉर हाईएस्ट। ये हाईएस्ट सैलरी प्रिंट हो गई। ठीक, हाईएस्ट सैलरी। उसके बाद इसी प्रिंट को अपन ने फिर से कॉपी पेस्ट करा, तो प्रिंट हो गई लोएस्ट सैलरी। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट। ठीक है, और इसके बाद अपन ने प्रिंट करा एवरेज सैलरी, एफ स्ट्रिंग बैकस्लैश एन एवरेज सैलरी, कर्ली ब्रेस ओपन, और अंदर मैंने प्रिंट कर दिया एवरेज सैलरी को, विच इज एवीजी। आ रहा है ये तीनों प्रिंट समझ? आ रहे हैं, वेरी गुड। अब ये जो आपका बाहर वाला ट्राई लगा है, इस बाहर वाले ट्राई के लिए अब अपन यूज करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। कौन कौन सी पॉसिबल एक्सेप्शन है? पहली पॉसिबल एक्सेप्शन, आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं चांसेस है वो फाइल ही ना हो। बिल्कुल है। तो जो आप 2 दिन से एक्सेप्शन का नाम सुन रहे हैं, उसको यूज करना है, फाइंड नॉट फाउंड एरर। यहां पर आप प्रिंट स्टेटमेंट में कह देंगे एरर कैन नॉट फाइंड द फाइल, कैन नॉट फाइंड द फाइल, आपके कोड को फाइल नहीं मिल रही है। केस वन। केस टू, आप फिर यहां लिखेंगे एक्सेप्ट, और यहां लिखेंगे आप ओएस एरर, ओएस एरर। ठीक है, ये ओएस एरर आ गई। अंदर एक और प्रिंट, इस प्रिंट में आप कह देंगे एरर यू डू नॉट हैव परमिशन टू रीड दिस फाइल। ठीक है, या आप कुछ और बोल सकते हैं, जो भी ओएस एरर का कारण हो। और अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वी ऑल नो, यहां मैं EX लिख सकता हूं, और ओएस एरर को एज एन ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकते हैं। सही है, चलूं आगे। तो ये एग्जैक्ट एरर प्रिंट हो जाएगी। फिर आपकी वाली एरर, विच इज वैल्यू एरर, राइट, एज EX2। ये हो गया हमारा EX1, EX1, ये हो गया हमारा EX2। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिख देंगे? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देंगे वैल्यू एरर से रिलेटेड मैसेज। वो हो जाएगा एरर कॉमा करके EX2।
एंड अगर बाय चांस इनमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो टू बी ऑन द सेफर साइड कोई है जो कैच ऑल है, जो सबको कैच कर लेगा? यस, वो है एक्सेप्शन का कैच या एक्सेप्ट। ठीक है, इसको मैंने ex3 नाम दे दिया, या मैंने लिख दिया प्रिंट अनएक्सपेक्टेड एरर। वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड एरर, और इसका कारण ex3 से हमने प्रिंट करा लिया। फाइनली आप यहां लिख दोगे लास्ट ब्लॉक विच इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली में आप लिखोगे इफ एस इज नॉट नन, इफ एफ इज नॉट नन देन एफ डॉट क्लोज। ये कर दिया अपन ने। उसके बाद आपने कह दिया प्रिंट फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये आपका कोड। अब एक बार हम मैन्युअली चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास चार रिकॉर्ड 53,000, 45,000, 62 और 25, तो ये प्रिंट हो जाने चाहिए। साथ में प्रिंट हो जाना चाहिए इन सबका सम टोटल। दिस आर एग्जाम्पल नंबर 14 इनसाइड चैप्टर 2। सो 2 पाइथन एग्जाम्पल 14.py। रीड लाइंस एल कैपिटल हो गया, एल स्मॉल होता है रीड लाइंस में। रीड लाइंस, सॉरी माय मिस्टेक। ये हो गया आपका डेटा। गॉट इट? हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी, और ये पूरा रिकॉर्ड। हाईएस्ट सैलरी 62,000 बिल्कुल सही, लोएस्ट सैलरी 25,000 बिल्कुल सही, और ये आ रही है 46,250 एवरेज सैलरी। ऑल गुड, ऑल क्लियर? चला जाए आगे। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो आपको क्लैरिफाई करेगी कैसे आप फाइल पे कर सकते हैं प्रोसेसिंग। अब आगे बढ़ने से पहले फाइनल कंक्लूजन कि पाइथन में अगर आपको फाइल रीड करनी है तो पाइथन के पास मेथड्स कितने हैं? पाइथन में अगर आपको फाइल रीड करनी है तो मेथड पाइथन के पास तीन है। तीनों अपन ने देख लिए। रीड देख लिया, जो एक ही बार में पूरी फाइल पढ़ लेगा। रीड लाइन, जो एक बार में एक लाइन पढ़ेगा। रीड लाइंस, जो एक बार में एक एक लाइन पढ़ के लिस्ट में डालकर आपको दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है हनी। अगर नाम में स्पेशल कैरेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो प्रिंट हो ही जाएगा ना। नाम को मैंने थोड़ी चेक करा है कि नाम में स्पेशल कैरेक्टर हो तो रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कह दिया अमित डॉट कुमार, चलो ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, अमित डॉट कुमार। ठीक है, ट्राई दिस। आपका प्रोग्राम अमित डॉट कुमार प्रिंट कर देगा। क्लियर? हमने सिर्फ सैलरी को चेक करा है कि सैलरी में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वो न्यूमेरिक नहीं है। नहीं ना, इसको क्या करना हैंडल करके? नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर है तो हम मान रहे हैं वो नाम का पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैंने अमित डॉट कुमार भी लिख दिया है तो कोड उसको मैनेज करेगा। चलिए, तो ये हुई कहानी फाइल से डेटा रीड करने की, और रीड मेथड की वैरायटीज भी देख ली आपने। अब पढ़ते हैं एक और मोड के बारे में जिसका नाम है पाइथन में एक्स मोड। पहला चांस आपका, पढ़िए और मुझे बताइए ये एक्स मोड क्या करता है और ये डब्ल्यू से कैसे अलग है। ये एक्स मोड क्या करता है और ये डब्ल्यू से कैसे अलग है? इतना टाइम? पहले तो एक्स का फुल फॉर्म क्या है पाइथन में? तो एक्स का फुल फॉर्म है पाइथन में एक्सक्लूसिव और, है ये फुल फॉर्म? वेरी गुड। और ये क्या करता है? अगर आप इस मोड में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो पाइथन इस बात की श्योरिटी लेती है कि वो फाइल तभी बनाएगी जब, कंप्लीट करिए मेरी बात, वो फाइल तभी बनाएगी जब, वेरी गुड, फाइल पहले से अवेलेबल ना हो। अगर फाइल पहले से अवेलेबल हुई तो पाइथन फाइल को क्रिएट नहीं होने देगी। सो एक्स मोड क्या करता है? एक्स मोड आपके लिए फाइल क्रिएट करता है, बट शर्त यह है कि फाइल अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी? इसकी जरूरत हमें पड़ेगी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते वक्त। से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेशेंट के लिए कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूं, अगर ऑलरेडी वो रिपोर्ट जनरेटेड है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोड दोबारा उस रिपोर्ट को ओवरराइट करे। या मान लीजिए मैंने कोई इंपॉर्टेंट डेटा किसी फाइल में रखा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोड उस फाइल को ओवरराइट कर दे। मुझे फाइल तो बनानी है, पर अगर हो तो आई डोंट वांट मेरा कोड से ओवरराइट करे, तो मैं यूज करूंगा एक्स मोड। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप एक्स मोड में फाइल खोलते हैं और फाइल पहले से है
तो पाइथन कौन सी एक्सेप्शन देगी? अगर आप एक्स मोड में फाइल खोलते हैं और फाइल पहले से है तो पाइथन कौन सी एक्सेप्शन देगी? आप जानते हैं इस एक्सेप्शन का नाम? सो विद एक्स मोड वी नीड टू राइट एक्स्ट्रा कोड फॉर राइट मोड। नो, विद एक्स मोड वी डोंट नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा कोड, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सेप्शन हैंडल करनी है। नहीं नवीन, एक्स मोड फाइल नॉट फाउंड नहीं देगा, वो देगा फाइल एग्जिस्ट एरर। आपको याद होगा जब मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा रहा था और हम एक्सेप्शन की हायरार्की पढ़ रहे थे, तो एक हायरार्की आई थी ओएस एरर वाली, और मैंने कहा था ये ओएस एरर की सारी चाइल्ड क्लासेस हैं और इनमें से कुछ क्लासेस हैं जो आप फाइल हैंडलिंग के दौरान पढ़ेंगे। अगर मैं लिस्ट ओपन करूं पूरी एक्सेप्शन हायरार्की की, तो ये रही वो लिस्ट, है ना। अब इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ओएस एरर की आपको 3 चाइल्ड क्लासेस नजर आ रही होंगी। फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल एग्जिस्ट एरर, परमिशन एरर। हम इसकी बात कर रहे हैं, फाइल एग्जिस्ट एरर की। ये आएगी अगर आपने फाइल को एक्स मोड में खोला और फाइल पहले से अवेलेबल है। एम आई क्लियर? है ना, गुड। तो अब हम इसका डेमो ले लेते हैं कि एक्स मोड में फाइल ओपन करके कोड बिहेव कैसे करता है। सो लेट्स ओपन एनी ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल्स, जैसे कि इसी को ले लेते हैं। अब इसको मैंने सेव एज करा, दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 15। ठीक, इसको मैंने क्लोज करा, स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैंने कुछ नहीं करा, यहां मैंने एक्स लिख दिया और मैंने फाइल बनाई MSG1 के नाम से। MSG1 इसलिए दे रहा हूं ताकि इस नाम से फाइल नहीं हो तो बन जाए। ठीक है, और मैंने एक नई एरर और कैच करी, यहां लिख दिया मैंने एक्सेप्ट फाइल एग्जिस्ट एरर, लेट्स कॉल इट एज ex2, और अंदर मैंने कह दिया एरर रीजन ex2। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ex3 कर देते हैं। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं है, यूजर से टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट लेकर फाइल के अंदर पहुंचा दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब अपन इस पाइथन कोड को करते हैं रन example15.py। पहली बार ये कोड चलेगा, फाइल क्रिएट होगी। यस, पहली बार ये कोड चलेगा, फाइल क्रिएट होगी। तो कोड रन हुआ, इसने कहा टाइप समथिंग, मैंने कहा वेलकम टू पाइथन। ठीक, द मोमेंट आई स्ट्राइक एंटर, प्रोग्राम कह देगा फाइल सेव सक्सेसफुली। और अगर आप जाकर अपनी लिस्टिंग चेक करेंगे तो आपको इस लिस्टिंग में एक MSG1 मिल जाएगी जो अभी अभी आपने बनाई है। पर अगर मैं इस कोड को अब दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं विदाउट एनी चेंजेस, इफ आई री रन दिस कोड एज एक्सपेक्टेड, मुझे स्क्रीन के ऊपर एफ इज नॉट डिफाइंड। हाँ, गड़बड़ क्या हो गई है? गड़बड़ वो पहले वाली हो गई है, तो एफ को यहां मुझे नन कर देना चाहिए और यहां एक लाइन लगाकर चेक कर लेना चाहिए, इफ एफ इज नॉट नन तो ही मेरा प्रोग्राम फाइल को क्लोज करे। है ना, ये हो गया हमारा प्रॉपर कोड। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा? अब अगर मैं इस प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे मैसेज मिल जाएगा फाइल एग्जिस्ट msg1.txt। दिस इज एक्स मोड। चले आगे, डन, ग्रेट। अब जैसे एक्स मोड है ऐसे पाइथन में एक और स्पेशल मोड है, वो कौन है? वो है बी मोड। एनी गेसेस व्हाट डज बी स्टैंड फॉर? एनी गेसेस व्हाट डज बी स्टैंड फॉर? बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी मोड। तो पाइथन आपको बाइनरी फाइल से डील करने की फैसिलिटी भी देती है, जिसे आप बाइनरी मोड के थ्रू डील करेंगे। और जब आप बाइनरी मोड की बात करते हैं तो बात उन फाइलों की हो रही होती है जो टेक्स्ट फाइल्स नहीं है। तो फिर कौन है? इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, PDF, EXE फाइल, कोई भी ऐसी फाइल जो क्या नहीं है, जो किसी हालत में टेक्स्ट फाइल नहीं है। अगर आपको ऐसी फाइल से डील करना है तो आपको मोड क्या लगाना है? तो आपको मोड लगाना है RB, WB, यानी ये वही मोड है, बस इनमें सफिक्स एक बी ऐड हो जाएगा। ये भी बात समझ आई सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपको लग रहा है बी मोड की जरूरत क्या है, तो बहुत सारा ऐसा डेटा आपके पास AI से आएगा जो टेक्सचुअल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मल्टी मोडल एजेंट्स बनाएंगे, मल्टी मोडल एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो LLM से बात करेंगे और रिस्पॉन्स हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा, कभी रिस्पॉन्स के तौर पे ऑडियो आएगा, कभी रिस्पॉन्स के तौर पे इमेजेस आएंगी। तो इनको डील करने के लिए आपको बाइनरी मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग से डील करना पड़ेगा, जिसमें आपको बस मोड में बी अपनी तरफ से सफिक्स में कर देना है ऐड। ठीक है, तो अगर आपके पास रॉ बाइट्स हैं, प्लेन टेक्स्ट डेटा नहीं है,
तो आर और डब्ल्यू काम नहीं करेंगे, आपको इसकी जगह यूज करना पड़ेगा बाइनरी मोड। और आप जबरदस्ती अगर आर और डब्ल्यू मोड यूज करेंगे तो पाइथन क्या करेगी, पाइथन इन चार में से कोई एक काम कर देगी। या तो वो फाइल का डेटा डिकोड करेगी जो गलत डिकोड होगा, या वो फाइल को करप्ट कर देगी, या वो न्यू लाइन करप्ट कर देगी, और या फिर वो दे देगी एक्सेप्शन। तो आपको इस बात को एक्सपीरियंस कराने के लिए अपन जानबूझकर एक कोड लिखते हैं जो बाइनरी फाइल को टेक्स्ट की तरह डील करने की कोशिश करेगा। ठीक, दिस विल बी आर नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो मैंने कह दिया चैप्टर 3 फाइल हैंडलिंग एग्जांपल्स, इसको मैंने करा क्लोज। फाइल हैंडलिंग एग्जांपल्स में से हम रीड वाला कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं। यस, ये हमारा रीड वाला एग्जांपल है, इसको मैंने कॉपी करा और मैंने यहां एक नया एग्जांपल बनाया एग्जांपल 1.py के नाम से। ठीक, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। बस जो पाथ टेक्स्ट फाइल का है उसकी जगह मैंने पाथ किसी इमेज का दे दिया। कौन सी इमेज का दे दिया, लेट्स चेक इट आउट। तो मैं गया अपने सिस्टम की ई ड्राइव में, मेरी ई ड्राइव में एक इमेजेस फोल्डर है, इसमें से हम कोई भी एक इमेज पिक कर लेते हैं, कोई भी एक इमेज। से फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं एससी लाइव लोगो। गॉट इट, ये हमारे पास एक बाइनरी फाइल है, एक इमेज फाइल है। पूरा नाम इसका क्या है, लेट्स चेक दिस। पूरा नाम इस फाइल का है sclive.png। ओके, अब अपन आते हैं इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, और यहां पर मैं पाथ दे देता हूं ई ड्राइव :/ images फॉलोड बाय sclive logo.png। ठीक है, एक बार पाथ चेक कर लेते हैं। या चलिए, इतना बड़ा नाम है, इसकी जगह मैं छोटी सी फाइल ले लेता हूं, सचिन ले लेते हैं, sachin.jpg। लेट्स गो फॉर दिस वन। ठीक, अब आप मुझे बताइए जो sachin.jpg है, ये टेक्स्ट फाइल है बाइनरी फाइल है, कौन है ये? तो जवाब है ये बाइनरी फाइल है। और मैंने इसको कौन से मोड में खोला है, मैंने इसको टेक्स्ट मोड में खोला। अगर आपको लग रहा है सर आपने टेक्स्ट कहां लिखा है, आपने तो आर लिखा है, तो याद रखिएगा पाइथन आपके आर के एंड में अपने आप टी लगा देती है, आपके डब्ल्यू के एंड में अपने आप टी लगा देती है, एक्स के एंड में अपने आप टी लगा देती है। अगर आपको ये टी नहीं चाहिए तो आपको अपनी तरफ से स्पेसिफिकली कहना पड़ेगा आर बी डब्ल्यू बी एक्स बी, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो पाइथन के समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पर आर कह सकते हैं, गॉट इट। तो मैंने फिलहाल आर मोड बोला है जो एक्चुअल में टेक्स्ट मोड है, और फाइल है मेरी बाइनरी फाइल। ठीक है, ई ड्राइव इमेजेस फोल्डर में sachin.jpg को मैं एज अ टेक्स्ट फाइल रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैन नॉट राइट की जगह कह देता हूं कैन नॉट रीड द फाइल। ठीक, अब आप चेक करिए पाइथन क्या करेगी। सॉरी, पहले हमें फोल्डर बदलना पड़ेगा। तो सीडी, हम गए चैप्टर 3 के अंदर, स्क्रीन क्लियर करी, मैंने कहा पाइथन एग्जाम्पल 1.py, कोड रन करा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे प्रोग्राम क्या कह रहा है, एक्सेप्शन का नाम ढूंढिए और बताइए क्या है, एक्सेप्शन का नाम ढूंढिए और बताइए क्या है। दिख रहा है आपको एक स्पेशल स्पेशल सा नाम, वेरी गुड, यूनिकोड डी कोड एरर। ये एक्सेप्शन पाइथन आपको तब देगी जब आप किसी बाइनरी फाइल को जबरदस्ती कौन से मोड में खोलेंगे, जब आप किसी बाइनरी फाइल को जबरदस्ती खोलेंगे टेक्स्ट मोड में, तब पाइथन आपको देगी यूनिकोड डी कोड एरर, है ना। और आपका कैच, आपका एक्सेप्ट उसे हैंडल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यूनिकोड डी कोड एरर को हैंडल करने के लिए आपने कोई एक्सेप्शन बनाई नहीं है। गॉट इट, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। हालांकि टर्मिनेट होने से पहले आपका फाइनली लॉग जरूर चल गया और फाइल आपकी जरूर क्लोज हो गई। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब अपन कुछ नहीं करते हैं, अपन इस कोड में छोटा सा एक चेंज करते हैं। मैं सिर्फ जहां लिखा हुआ है मैंने आर, वहां लिख देता हूं आर बी। क्या बी लिखने से ये बाइनरी मोड हो गया? यस, बी लिखने से बाइनरी मोड हो गया। वेरिएबल का नाम थोड़ा सा बदल देता हूं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रीडेबिलिटी, इसका नाम डेटा दे दिया मैंने। और अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, फोटो दिख जाएगी क्या? इम्पॉसिबल, फोटो टर्मिनल पे कैसे दिखेगी, फोटो नहीं दिखेगी, लेकिन फोटो के अंदर जो बाइनरी डेटा है वो बाइट्स के फॉर्म में आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। किस फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा? बाइट्स के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। आपको याद होगा जो एक्स वाला प्रीफिक्स होता है वो हेक्स को डिनोट करता है। तो ये वो जो sachin.jpg इमेज है, ये उसका पूरा डेटा है कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल और बाइनरी फॉर्मेट। अच्छा, क्या प्रूफ है कि ये बाइट्स हैं? बिल्कुल प्रूफ है। आप याद करें पाइथन में एक टाइप फंक्शन होता है, टाइप। अगर मैं पाइथन से बोलूंगा मुझे इस डेटा का टाइप बताओ,
और अब मैं दोबारा इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिएगा पाइथन का जवाब क्या आएगा। ठीक, अगर मैं अब दोबारा इस कोड को रन करता हूं तो डेटा तो प्रिंट हो ही रहा है बाइनरी फॉर्मेट में। बिल्कुल टॉप पे आप चेक करें, पाइथन बता रही है कौन सी क्लास का डेटा है, दिस बिलोंग्स टू अ क्लास कॉल्ड बाइट्स। हुआ क्लियर? ठीक है। अब एक डाउट, सर ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये डेटा सही डेटा है, ये डेटा वैलिड डेटा है? कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो डेटा है हमारा, ये हमारा बाइनरी डेटा है? तो प्रूफ करना बहुत आसान है। मैं इस फाइल की कॉपी क्रिएट करता हूं पाइथन के थ्रू। मतलब इस फाइल को रीड करूंगा और करस्पॉन्डिंग दूसरी फाइल के अंदर राइट करूंगा। बस मुझे ऑब्जेक्ट कितने बनाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए? मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे दो। एक एफ इन बनाया मैंने, एक मैंने एफ आउट बनाया। ठीक है, एफ इन ने रीड करा सचिन डॉट जेपीजी को, तो ये मेरा एफ इन है। और एफ आउट ने, गौर कीजिएगा, ये हमारा एफ आउट है। ठीक है, इसमें मैंने फाइल को ओपन करा और मैं माय सचिन कर देता हूं। ठीक है, और फाइल को कर देते हैं मोड कौन सा, डब्ल्यू बी। ठीक है, मोड कर देते हैं डब्ल्यू बी। अब आप मुझे बताइए इस एफ इन से डेटा पढ़कर एफ आउट में कैसे राइट होगा? तो बहुत सिंपल है, जो काम आप प्रिंट से कर रहे हैं वो काम आप किससे कर दें? जो काम आप प्रिंट से कर रहे हैं वो काम आप एफ आउट से कर दें। कह दें आप एफ आउट डॉट राइट, वेरी गुड, और इसको पैरामीटर में पास कर दें डेटा। समझ आ रही है आपको लाइन नंबर 6 और 7? लाइन नंबर 6 उस इमेज को रीड कर रही है, लाइन नंबर 7 उस इमेज को फाइल के अंदर राइट कर रही है। अगर ये प्रॉपर तरीके से पढ़ा गया बाइनरी डेटा होगा तभी ना सेकंड इमेज बनेगी, है ना? वेरी गुड। इसके बाद प्रॉपरली एफ इन इज नॉट नन, इसको अपन ने मैच करा तो एफ इन को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने कहा इफ एफ आउट इज नॉट नन, यहां मैंने एक और मैसेज दिया एफ इन की जगह इफ एफ आउट इज नॉट नन, ये मैंने कह दिया एफ आउट डॉट क्लोज, और लास्ट में मैंने इस पे भी कह दिया फाइल क्लोज सक्सेसफुली। क्लियर है ये एफ इन एफ आउट दोनों? ठीक है ना? अब इस कोड को करते हैं रन। ठीक, इसको मैं एग्जाम्पल 2 मान लेता हूं, दिस विल बी आर एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 तो हमारा सिंपल सा था। अब मैंने कहा पाइथन example2 डॉट पी वाई, और मैसेज भी चेंज कर देते हैं, फाइल क्लोज की जगह कह देते हैं फाइल कॉपीड। अगर हम फाइनली तक आ गए हैं इसका मतलब कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो हम लास्ट में लिख देंगे फाइल कॉपीड। वो यहां लिख देते हैं अपन एफ आउट वाले केस में, प्रिंट फाइल कॉपीड, ताकि हमें पता लग जाए ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। लेट्स सेव दिस और रन करते हैं example2 डॉट पी वाई को। तो आप देख पा रहे होंगे फाइल क्लोज सक्सेसफुली, ये आया एफ इन के लिए, फाइल कॉपीड, एंड फाइल क्लोज सक्सेसफुली एफ आउट के लिए। अब अगर मैं इमेजेस फोल्डर में जाकर चेक करूं तो मुझे एक सचिन के लिए माय सचिन मिलनी चाहिए। तो लेट मी रिफ्रेश दिस, ये रही माय सचिन। क्लियर? डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ये प्रूफ हो गया कि आप अपने कोड के थ्रू बाइनरी फॉर्म के अंदर डेटा रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, क्या बाइनरी मोड में डेटा लिख भी सकते हैं? आपका क्या कहना है? क्या हम बाइनरी मोड में डेटा लिख भी सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से कुछ इनपुट लूं और बाइनरी स्टाइल में फाइल के अंदर राइट करूं, तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं। पाइथन इसकी भी आपको फैसिलिटी देती है। क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। एज यूजुअल आपने एक एफ ऑब्जेक्ट लिया जिसको इनिशियलाइज करा नन से, ट्राई के अंदर गए, मैंने कहा एफ इक्वल टू ओपन। ठीक है, फाइल मैंने बनाई, क्या बना दें, चलिए स्टूडेंट डॉट डैट। ठीक है, कॉमा, मोड मैंने कह दिया डब्ल्यू बी। बी लगाना जरूरी है, यस, बी लगाना बहुत जरूरी है। बी से ही पाइथन को समझ में आएगा कि ये बाइनरी फाइल है। फिर मैंने यूजर से इनपुट मांगा, इनपुट मांगते वक्त मैंने बोला टाइप समथिंग, टाइप समथिंग। ये यूजर को मैंने एक मैसेज दिया, जो भी उसने मुझे टाइप करने को दिया उसको मैंने बाइनरी मोड में कन्वर्ट करा। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो ये बताइए, ये एमएसजी कौन है? स्ट्रिंग है ना?
पाइथन में हर स्ट्रिंग के पास एक मेथड है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एनकोड। अगर आप इसको कॉल करें, एज यू कैन सी, ये मेथड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेथड आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के अंदर का डेटा कन्वर्टेड इनटू बाइट्स। इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूं और फिर मैं इस वेरिएबल को फाइल के अंदर करा देता हूं राइट। गौर करिएगा, राइट्स अगर बाइट भी राइट करानी है तो मेथड राइट ही है हमारे पास। तो मैं कह दूंगा एफ डॉट राइट डेटा, उसके बाद आपका यूजुअल कोड जो आप हर बार लिखते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर, सो प्रिंट कैन नॉट फाइंड द फाइल और कैन नॉट क्रिएट द फाइल। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस वील गो फॉर ओएस एरर, प्रिंट एरर इन क्रिएटिंग द फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं फाइनली पे। फाइनली में आकर मैं कहता हूं इफ एफ इज नॉट नन, ठीक, देन एफ डॉट क्लोज। और यहां मैंने कह दिया प्रिंट फाइल क्लोज, फाइल क्लोज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोड को करते हैं रन। पाइथन एग्जाम्पल 3.py, प्रोग्राम ने कहा टाइप समथिंग, मैंने कहा सचिन कपूर, एंटर, फाइल क्लोज्ड। अब आप फाइल के अंदर जाकर चेक करेंगे तो आपको एक फाइल मिलनी चाहिए स्टड डॉट डैट के नाम से। ये रही आपकी फाइल और ये आपका डेटा। अब डाउट आएगा दिमाग में कि सर ये डेटा तो टेक्सचुअल दिख रहा है, ये बाइनरी कहाँ है? ये बाइनरी ही है, बस जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपके बाइनरी को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। वीएस कोड या नोटपैड भी अगर आप यूज करेंगे तो वो उस बाइनरी डेटा को, क्योंकि वो टेक्स्ट का बाइनरी है, वापस कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में। तो सर फिर हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये बाइनरी है? तो अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। इंटरव्यूअर बोलेगा कैसे मान लें कि ये बाइनरी है, लेट्स प्रूव इट। और इसको प्रूफ करने के लिए नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसको रीड करता हूं। गौर करिएगा, मोड कौन सा यूज कर रहा हूं? मोड यूज कर रहा हूं मैं आरबी, है ना। डेटा को रीड वैसे ही कर रहा हूं जैसे अभी तक आपने करा है। मैं कहूंगा डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब मैं डेटा को जब प्रिंट कराऊंगा ना, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक हिंट मिलेगा जो ये बताएगा कि ये डेटा बाइनरी है, ये डेटा टेक्सचुअल नहीं है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। वॉच वेरी केयरफुली। कुछ दिख रहा है आपको सचिन कपूर के पहले? दिख रहा है बी। ये बी इस बात का इंडिकेशन है कि पाइथन इसको क्या मान रही है? टेक्स्ट के बाइट्स। पाइथन इसको बाइट्स मांग रही है ना, बाइनरी फॉर्म का डेटा मान रही है ना। आपको इसलिए सचिन कपूर दिख रहा है क्योंकि आपने टेक्सचुअल डेटा का बाइनरी बनाया था। सो इस केस में जब आप डेटा रीड करोगे, पाइथन उसके प्रीफिक्स में बी लगाकर आपको इंडिकेट कर रही है कि ये डेटा नॉर्मल टेक्सचुअल डेटा नहीं है, ये डेटा एक स्पेशल डेटा है विच इज बाइनरी डेटा। क्लियर? बाइनरी फाइल से डील करना आया? बढ़े आगे। गुड। तो ये हुआ आपका फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं फाइल हैंडलिंग के पार्ट 3 पे। आप क्या पढ़ेंगे? अब ये बताइए, आपने जितने भी प्रोग्राम अभी तक फाइल हैंडलिंग के बनाए, उनमें आपने राइटिंग रीडिंग एक ही प्रोग्राम में करी कि अलग अलग प्रोग्राम्स में करी? सोच के बोलिएगा। गलत नवीन, अलग अलग प्रोग्राम्स में करी। आपने राइट करने का प्रोग्राम अलग बनाया, आपने रीड करने का प्रोग्राम अलग बनाया। सही कह रहा हूं मैं? आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने डब्ल्यू मोड में फाइल को खोला, उसमें आपने राइटिंग करी। फिर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आर मोड में फाइल को खोला और उससे आपने रीडिंग करवाई। पाइथन आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप दोनों काम एक ही सिंगल प्रोग्राम में कर सकते हैं। और इसके लिए फाइल को ओपन किस मोड में करना पड़ेगा? इसके लिए फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड राइट मोड में। अब सवाल है, रीड राइट मोड में ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? तो रीड राइट मोड के ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। इन सभी के अंदर आपको दिखेगा जो मोड्स आप जानते हैं सेम मोड्स हैं, बस सफिक्स में क्या लगा हुआ है? सफिक्स में लगा हुआ है प्लस। अच्छा, ये प्लस क्या बताता है? ये प्लस ये बताता है कि आप दो ऑपरेशंस करना चाहते हैं, राइटिंग भी और रीडिंग भी। अगला डाउट आएगा, सर फिर डिफरेंस क्या है? जब सभी दो ऑपरेशंस करेंगे राइटिंग रीडिंग, तो फर्क क्या है? तो फर्क आगे के कॉलम्स आपको बताएंगे। अगर आप आर प्लस मोड में कोई फाइल ओपन करते हैं तो पाइथन ये मानकर चलती है कि फाइल होनी ही चाहिए। पाइथन फाइल क्रिएट नहीं करेगी। फाइल होगी तो कोड आपका प्रॉपर काम करेगा। क्या कर पाएंगे?
आप उस फाइल का डेटा रीड कर पाएंगे और उसके अंदर जो पहले से डेटा मौजूद है उस डेटा को ओवरराइट कर पाएंगे, उस डेटा को चेंज कर पाएंगे। फिर सुनिएगा, आप फाइल का डेटा रीड कर पाएंगे और जो उसमें पहले से डेटा मौजूद है उस डेटा को ओवरराइट कर पाएंगे, उस डेटा को चेंज कर पाएंगे। ये कौन करता है? ये करता है आपके लिए R प्लस मोड। फिर हमारे पास आता है W प्लस मोड। W प्लस ये कहता है कि अगर फाइल नहीं है तो W प्लस फाइल बना देगा, और अगर है तो पूरा कंटेंट इरेज कर देगा। क्या कर पाएंगे आप? जो आपने नया कंटेंट लिखा है आप उस नए कंटेंट को लिख भी पाएंगे और उस नए कंटेंट को पढ़ भी पाएंगे। ये काम है W प्लस मोड का। ए प्लस क्या बोलता है? ए प्लस बोलता है अगर फाइल पहले से नहीं है तो मैं बना दूंगा, पर अगर है तो मैं ओवरराइट नहीं करूंगा। आप उस एग्जिस्टिंग फाइल में नया डेटा अपेंड कर पाएंगे और पूरा पूरा डेटा पढ़ भी पाएंगे। गौर करिएगा, नया डेटा अपेंड कर पाएंगे और पूरा पूरा डेटा पढ़ भी पाएंगे। तो क्या फर्क रहा W प्लस और ए प्लस में? फर्क रहा, अगर फाइल पहले से है तो W प्लस क्या करने वाला है? अगर फाइल पहले से है तो W प्लस इरेज कर देगा, जबकि ए प्लस इरेज नहीं करेगा। उसी एग्जिस्टिंग फाइल को प्रिजर्व करते हुए नया डेटा एंड में लिखने की फैसिलिटी आपको देगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है? आ रहा है पॉइंट समझ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा कोड आपको लिख के दे रहा हूं, आप उस कोड को देखें और मुझे बताइएगा अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहां आकर एक फाइल बनाता हूं। फाइल का नाम मैंने दिया msg.txt। ये मैंने फाइल का नाम दिया। यहां मैंने लिखा हेलो, बल्कि वेलकम टू पाइथन लिखा मैंने कहा वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये मेरी फाइल पहले से है। नाउ व्हाट आई डिड इज, मैंने एक प्रोग्राम लिखा। दिस इज आवर एग्जांपल 5, लेट्स अज्यूम। और एग्जांपल 5 में मैंने इस फाइल को ओपन करा जिसका नाम है msg.txt। ओके, मोड मैंने अपनी तरफ से करा A प्लस। ठीक है, बल्कि R प्लस करते हैं। चलिए, मोड मैंने करा अपनी तरफ से R प्लस। R प्लस स्टैंड्स फॉर, जल्दी जल्दी क्विक, R प्लस स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट बोथ। R प्लस की मदद से आप फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। और अगर मैं A प्लस करता हूं तो जल्दी जल्दी, इसमें भी आप राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, है ना? अपेंड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले इसको रीड करने की कोशिश करी। ऐसे ही करते हैं। ए प्लस मोड में फाइल खोली, फाइल को मैंने रीड करा और रीड करके डेटा को प्रिंट करा। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ओके, मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? ध्यान से देखिए, इफ एवरीथिंग इज ओके मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना वेलकम टू पाइथन। यस और नो? अप एंड अलाउ करता है ना रीडिंग, है ना? तो मैंने ए प्लस मोड में फाइल को ओपन करा। ठीक, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी मैंने कह दिया फाइल डेटा कॉमा डेटा। और अब मैंने इस प्रोग्राम को रन करा पाइथन example5.py। जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा मुझे तो कुछ डेटा ही नहीं मिल रहा। एनी गेसेस मुझे डेटा क्यों नहीं मिल रहा? ए प्लस तो कह रहा है ना कि वो रीडिंग अलाउ करता है। तो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब आप अपेंड या ए प्लस मोड यूज करते हैं तो फाइल का पॉइंटर बिल्कुल आखिरी कॉलम पढ़िए कहां रहता है बाय डिफॉल्ट। फाइल का पॉइंटर आखिरी कॉलम पढ़िए एंड में रहता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर मैं आपको अपनी ओरिजिनल फाइल दिखाऊं तो कर्सर देख रहे हैं आप कहां ब्लिंक कर रहा है? पाइथन के एन के बाद कर रहा है। तो जब आपने फाइल ओपन करी, फाइल का इंटरनल पॉइंटर यहां पर है। इसको मैं कभी कर्सर बोलूंगा, कभी इंटरनल पॉइंटर बोलूंगा, बात एक ही है। तो फाइल का जो इंटरनल पॉइंटर है वो लास्ट में। अब क्योंकि वो लास्ट में है, क्या वहां कुछ रीड करने के लिए है? नहीं है। इसका मतलब अगर आप अपेंड मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ये डेटा रीड कर पाएं, तो आपको इस कर्सर को यहां से उठाकर क्या यहां भेजना पड़ेगा स्टार्टिंग में? यस, आपको कर्सर को भेजना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब ये कौन करेगा? तो अगर आप फाइल के इंटरनल पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं तो पाइथन इस काम को करने के लिए आपको एक मेथड देती है जो आपके टेक्स्ट आईओ रैपर का ही मेथड है। मेथड का नाम है सीक। ओके, सीक कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है सीक आपसे 2 आर्गुमेंट लेगा। अच्छा, क्या होंगे 2 आर्गुमेंट? तो इन 2 आर्गुमेंट में जो पहला आर्गुमेंट सीक आपसे लेगा, गौर से देखिएगा, जो पहला आर्गुमेंट लेगा वो बताएगा
कितने बाइट्स का मूवमेंट देना है, कितने बाइट्स का मूवमेंट देना है, कितने बाइट्स आप मूव करना चाहते हैं, वो फर्स्ट आर्गुमेंट से पता चलेगा। और सेकंड से क्या पता चलेगा? सेकंड से पता चलेगा मूवमेंट का पोजीशन क्या होगी। पोजीशन क्या होगी मतलब, पोजीशन क्या होगी मतलब पाइथन के पास आपकी फाइल में तीन पोजीशंस होती हैं। एक होती है बिगिनिंग, अगर आप बिगिनिंग से मूवमेंट देना चाहते हैं तो सेकंड आर्गुमेंट 0 भेजेंगे। एक होती है करंट, मतलब जहां पर भी कर्सर है वहां से मूव करो, उस केस में आप 1 भेजेंगे। और एक होता है एंड, उस केस में आप 0 भेजेंगे। बिगिनिंग से मूव करना है, सॉरी 2 भेजेंगे। बिगिनिंग से मूव करना है तो 0, करंट से मूव करना है तो 1, एंड से मूव करना है तो 2। गॉट इट? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ मूवमेंट। और अगर आपने सेकंड आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं दिया तो पाइथन बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग मान लेगी। पाइथन बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग मान लेगी। अगर ये थ्योरी क्लियर है तो मैं आपके सामने सी के कुछ कॉल्स रख रहा हूं, आप जरा अपने वर्ड्स में मुझे बताइएगा कौन से कॉल से क्या होगा। क्या लग रहा है आपको? ये 45,0 से मैंने क्या कहा है पाइथन को? कर्सर को कहां से कितना मूव करो? मैंने पाइथन से कहा है फाइल की बिगिनिंग पे जाओ और कितने कैरेक्टर की छलांग लगा दो? 45 कैरेक्टर्स की छलांग लगा दो। तो फाइल के अंदर अगर मैं मान लूं फाइल के अंदर 60 कैरेक्टर्स का डेटा है, मान लो ये फाइल 60 कैरेक्टर्स की फाइल है, तो मेरा प्रोग्राम अब इसके बाद अगर डेटा रीड करे तो कितने कैरेक्टर पढ़ पाएगा? 15 कैरेक्टर पढ़ पाएगा, क्योंकि फाइल का पॉइंटर इंटरनली कितना जंप कर जाएगा? फाइल का पॉइंटर इंटरनली 45 कैरेक्टर्स जंप कर जाएगा। ठीक है, कहां से जंप करेगा? तो जी 0 से करेगा। अच्छा, और अगर मैं 0 ना देता तो? अगर मैं 0 ना देता तो भी वो 0 ही माना जाता, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो सेकंड आर्गुमेंट ना देना एक तरह से 0 देना ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा उतना मूव करेगा राज। अगर आपको लग रहा है सर मान लीजिए फाइल में 10 ही कैरेक्टर हुए और मैंने 45 बोला तो वो 10 ही मूव कर पाएगा। क्लियर? चलूं आगे। सेकंड, ये क्या कह रहा है? 10,1 ये कह रहा है कर्सर जहां पे भी है वहां से कितने कैरेक्टर मूव करो? वहां से 10 कैरेक्टर्स मूव करो। कर्सर जहां भी है वहां से 10 कैरेक्टर्स मूव करो। वेरी गुड। ये क्या कह रहा है? -77,2 ये कह रहा है फाइल के एंड में जाओ और वहां से 77 कैरेक्टर्स पीछे आ जाओ। मतलब ये रिवर्स गियर लगा है। यस, ये रिवर्स गियर लगा है। आपने कर्सर को एंड में भेजा और उसे पुल कर लिया 77 कैरेक्टर्स पीछे। बट हम कौन सा पाइथन का वर्जन पढ़ रहे हैं? पाइथन 2 के पाइथन 3? पाइथन 3 के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पढ़िए वो प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल नवीन, वो अपन कैलकुलेट करेंगे फाइल की साइज निकालकर। वो आपको आगे बताऊंगा मैं। पाइथन के पास ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको फाइल की साइज बता देंगे। फिलहाल मुझे बताइए पाइथन 3 में क्या प्रॉब्लम है सीक के साथ? तो पाइथन 3 में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप सीक मेथड कॉल करते हो तो जो सेकंड आर्गुमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? जो सेकंड आर्गुमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है अगर फाइल कैसी फाइल है? अगर फाइल टेक्स्ट फाइल है। पाइथन टेक्स्ट फाइल्स के लिए क्या अलाउ नहीं करती? पाइथन टेक्स्ट फाइल्स के लिए करंट पोजीशन से या एंड से मूवमेंट अलाउ नहीं करती। तो आपको करंट या एंड से मूव करना है तो फाइल कैसी होनी चाहिए? अगर आपको करंट या एंड से मूव करना है तो बिल्कुल सही, तो फाइल आपकी होनी चाहिए बाइनरी फाइल। एम आई राइट? तो फाइल आपकी होनी चाहिए बाइनरी फाइल। अगर फाइल बाइनरी नहीं है और आपने मूवमेंट किसी और पोजीशन से दिया तो पाइथन थ्रो कर देगी अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, है ना? ठीक है, अब इस नॉलेज के बेस पर मुझे बताइए मैं इस कोड में क्या करूं कि मेरा प्रोग्राम ये पूरी फाइल का डेटा पढ़ पाए ए प्लस मोड में भी। क्या लिख दूं और कहां लिख दूं? क्या लिख दूं, कहां लिख दूं? तो जवाब बहुत सिंपल है, लिख दूं एफ डॉट सीक 0। राज, सेकंड आर्गुमेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर आप सेकंड आर्गुमेंट नहीं भी देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही है ना, है ना? तो अगर मैंने कहा एफ डॉट सीक 0 और अब मैंने इस कोड को रन करा
एग्जाम्पल 5 अब मिल जाएगा, वेलकम टू पाइथन। यस, अब आपको मिल जाएगा पूरा डेटा विच इज वेलकम टू पाइथन। अच्छा, और अगर मैंने लास्ट में आकर कहा f.seek -1, 2, तब एक्सेप्शन, लास्ट में कोड एक्सेप्शन दे देगा, पर हमें एक्सेप्शन तो दिखी नहीं। आपको एक्सेप्शन इसलिए नहीं दिखी क्योंकि जो एक्सेप्शन आई थी वो इसकी चाइल्ड थी। किसकी चाइल्ड थी? ओएस एरर की चाइल्ड थी। ओएस एरर ने उसको कैच कर लिया और आपको मिल गया मैसेज, एरर इन क्रिएटिंग द फाइल। गॉट इट? अगर आपको इसको एग्जैक्ट कैच करना है तो यहां EX लगाइए, यहां EX लिखिए और यहां एरर लिख दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में फाइल क्रिएट होने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम मूवमेंट में हो रही है। अब रन करिए तो आपको एग्जैक्ट एरर दिख जाएगी, कांट डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव सीक्स। ये यहां पे लिखा हुआ है, कांट डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव सीक्स। क्लियर हुआ? चले आगे, डन। चलिए अब आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूं मैं। पहले आप अच्छे से फाइल देख लीजिए, फाइल में क्या है। तो जो मेरी फाइल है उसके अंदर ये डेटा है, वेलकम टू पाइथन। ओके, अब मैं कुछ ऐसा कोड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने फाइल को इस बार R+ में ओपन करा, ठीक है। डेटा रीड करा बाय राइटिंग डेटा इक्वल टू f.read, डेटा को प्रिंट करा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा f.seek 0, ओके। फिर उसके बाद मैंने f.write कॉल करा। पहला f.write मैंने कहा हेलो बैकस्लैश n, दूसरा f.write मैंने कहा डबल कोट्स के अंदर फ्रॉम बैकस्लैश n, ठीक है। और ये मैंने हटा दिया। इसके बाद मैंने फिर से कहा f.seek 0 और फिर से मैंने ये 2 लाइनें लिखी। आपका काम बस इतना है मुझे जितने प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनके आउटपुट्स बता दीजिए। इस प्रोग्राम में मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, मुझे बताएं इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलने वाला है। पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट क्या देगा? फाइल के अंदर है वेलकम टू पाइथन, एम्प्टी देगा। क्यों भाई एम्प्टी क्यों देगा राज? एम्प्टी क्यों देगा? ओ, आपको ऐसा लग रहा है कि R+ में भी फाइल का पॉइंटर लास्ट में रहता है, ऐसा नहीं। R+ मोड में जब आप फाइल ओपन करते हैं ना तो फाइल का पॉइंटर बिगनिंग पे रहता है। लिखा था वहां पर, आपने शायद मिस कर दिया, देखिए स्लाइड में देखिए। R+ मोड में ओपन करते हैं तो फाइल का पॉइंटर कहां रहता है? कॉलम नंबर 4 पढ़िए। R+ मोड में अगर ओपन करते हैं तो फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में रहता है ना? वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जब मैं इस लाइन को लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट वाला जो प्रिंट है वो क्या प्रिंट करके देगा? क्या वो मुझे प्रिंट करके नहीं देगा वेलकम टू पाइथन, जो फाइल के अंदर का एग्जिस्टिंग डेटा है? बिल्कुल देगा। क्यों नहीं देगा राज, तुम्हें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है इतना आज? जब मैं R+ मोड में फाइल खोलूंगा तो फाइल का पॉइंटर इंटरनली कहां जाकर बैठ जाएगा? यहां नहीं बैठ जाएगा, वेलकम के W के पहले बैठ जाएगा ना। अब यहां से अगर मैं रीड कॉल करूंगा तो क्या रीड ये पूरा डेटा एक ही बार में नहीं पढ़ लेगा? पढ़ लेगा ना। तो फिर मुझे पहला आउटपुट तो वही मिलेगा जो फाइल का डेटा है। शॉर्ट में लिख रहा हूं वेलकम टू पाइथन। अब फाइल पॉइंटर कहां चला गया? फाइल पॉइंटर चला गया पाइथन वर्ड के लास्ट में, है ना। फिर मैंने कहा f.seek 0, अब मैंने उसको कहां भेज दिया? मैंने उसको बिल्कुल बिगनिंग में भेज दिया। मतलब अब वो वेलकम पे आ गया है क्या? यस, अब वो वेलकम पे आ गया है। अब मैंने वेलकम पे क्या ओवरराइट करवाया? मैंने वेलकम पे ओवरराइट करवाया हेलो, ठीक है। सिर्फ हेलो के न्यू लाइन? तो जवाब है जी, हेलो के साथ न्यू लाइन भी दी है मैंने। तो जब मैंने हेलो के साथ न्यू लाइन दी तो हेलो ने वेलकम को रिप्लेस करा, है ना, और एक न्यू लाइन आ गई। अगली लाइन पे 2 है, वेरी गुड। उस 2 को किसने रिप्लेस करा? उस 2 को रिप्लेस करा फ्रॉम ने। और पाइथन ऐसे ही रहेगा, पाइथन ऐसे ही रहेगा। तो अब जब मैं पढ़ूंगा मुझे सेकंड मैसेज क्या मिलने वाला है? अब जब मैं पढ़ूंगा मुझे सेकंड मैसेज मिलने वाला है वेलकम, वेलकम टू पाइथन की जगह हेलो फ्रॉम पाइथन, है ना। ये रहा आपके इस कोड का आउटपुट। सॉरी, एग्जाम्पल 6 रन करना है। इनिशियल डेटा वेलकम टू पाइथन,
करंट डेटा हेलो फ्रॉम पाइथन। तो फाइल का कंटेंट बदल गया होगा क्या अगर मैं जाकर चेक करूं तो? क्या फाइल का कंटेंट बदल गया होगा अगर मैं जाकर चेक करूं तो? यस, फाइल का कंटेंट टोटली टोटली चेंज हो गया होगा। फाइल में कुछ नहीं रहा, फाइल का डेटा बदल गया, अब वो बन गया हेलो फ्रॉम पाइथन। ये भी क्लियर हुआ? ग्रेट। लास्ट, अब मैंने इसी कोड को फाइल एग्जिस्ट एरर क्यों आएगी, वो तो एक्स में आती है। अब मैंने इसी कोड को डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करा। डाउट है? अच्छा, बोलो नवीन, क्या डाउट है? बिल्कुल नीड है ना हनी, वरना राइट करने के बाद फाइल का पॉइंटर तो लास्ट में आ जाएगा ना पाइथन वर्ड पे। अगर मैं सीक नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम सिर्फ पाइथन वर्ड पढ़ के दिखाएगा। मुझे पूरा पढ़ना है तो वापस एफ डॉट सीक करके जीरो पे भेजना पड़ेगा ना। हाँ जी नवीन बोलिए। एम आई ऑडिबल नाउ सर? यस नवीन, यू आर ऑडिबल, बोलिए। सर ये जब फाइल आर प्लस मोड में ओपन होगी तो फाइल ओवरराइट नहीं होगी? ना, बिल्कुल नहीं होगी। आर प्लस मोड कभी ओवरराइट नहीं करता। आर प्लस मोड ये कहता है वो फाइल ओपन करके फाइल पॉइंटर को बिगनिंग पे पहुंचा देगा। अगर वो ओवरराइट कर देता नवीन, देखो ये रहा तुम्हारा पिछला प्रोग्राम, ठीक है। सपोज करो तुम्हारी फाइल के अंदर, मैं वापस पहले वाला डेटा लिख देता हूं, वेलकम टू पाइथन। ये हमारी फाइल के अंदर का डेटा है। अगर हमारा ये प्रोग्राम ओवरराइट कर देता है, सपोज करो, तो जब मैं डेटा रीड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो खोलते ही डेटा रीड कर लिया, मुझे ब्लैंक स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, पर यस। नहीं मिली। मुझे तो ओरिजिनल डेटा मिला विच इज वेलकम टू पाइथन। तो आर प्लस कभी ओवरराइट नहीं करता। आर प्लस फाइल ओपन करके पॉइंटर को बिगिनिंग पे ले जाता है। तुमको जो लग रहा है कि सर फाइल इरेज कौन करता है, फाइल इरेज डब्ल्यू प्लस करता है। अगर डब्ल्यू प्लस में तुमने फाइल खोली और फाइल पहले से हुई तो पूरा डेटा साफ हो जाएगा, चाहे तुम कुछ लिखो या ना लिखो, पूरा डेटा तुम्हारा इरेज हो जाएगा, पूरा डेटा तुम्हारा साफ हो जाएगा। क्लियर? या क्लियर सर, देखो गॉट अभी इट। तुम माइक ऑफ मत करो, तुम्हारा डाउट अगला एग्जाम्पल और अच्छे से दूर करेगा। बताओ फाइल में क्या है नवीन? वेलकम टू पाइथन। ठीक है। अब एग्जाम्पल 7 देखो मैं क्या कर रहा हूं। एग्जाम्पल 7 में मैंने डब्ल्यू प्लस में फाइल खोली, फाइल का डेटा पढ़ा, ठीक है। पढ़ने पढ़ते वक्त मैंने एक मैसेज भी डाल दिया कि ये फाइल का इनिशियल डेटा है जो मैंने राइटिंग से पहले पढ़ा है, ठीक है। फाइल का डेटा पढ़ने के बाद मैंने इस फाइल के अंदर अब कुछ नया डेटा राइट करा। मैंने राइट करा एफ डॉट राइट जेन ए आई, ये मेरा पहला मैसेज विद अ न्यू लाइन। एफ डॉट राइट इज एन essential स्किल टुडे, ये मेरा दूसरा मैसेज। उसके बाद मैंने कहा एफ डॉट सीक जीरो, बिगनिंग पे पहुंचाया, डेटा रीड करा, और डेटा रीड करने के बाद मैंने कहा आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग। बताओ नवीन तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होगा, इनिशियल डेटा क्या आएगा, आफ्टर चेंजिंग क्या आएगा? इनिशियल डेटा वुड बी एम्प्टी। यस, इनिशियल डेटा वुड बी एम्प्टी। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी आर ओपनिंग फाइल इन डब्ल्यू प्लस मोड। And what does W plus says? W plus says if the file is already present, I'll wash away, I'll erase all the data, सब हट जाएगा, अब जो आप लिखोगे बस वही आपको दिखेगा। So initial data will be empty, agreed। उसके बाद जेएनएआई इज एसेंशियल स्किल टुडे। दो लाइनें ऐड होंगी, जेएनएआई इज एन इसेंशियल स्किल टुडे। उसके बाद फाइल पॉइंटर कहाँ होगा? लास्ट में। लास्ट में। फिर मैं सीक करूंगा तो कहाँ चला जाएगा? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में, यानी जेएनएआई के जी पे चला जाएगा। और अब जब मैं रीड करूंगा तो मुझे आफ्टर चेंजिंग डेटा मिलेगा, जेन एआई इज एन इसेंशियल स्किल टुडे। ये होगा हमारी फाइल का फाइनल, ओ सॉरी सेव नहीं करा मैंने, सेव। ये होगा हमारे इस कोड का फाइनल बिहेवियर। एज यू कैन सी इनिशियल डेटा ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। आफ्टर चेंजिंग ये दो लाइनें आ रही हैं, और फाइल जाकर देखी जाए तो फाइल में भी आपको यही दो लाइनें मिलेंगी। क्लियर? यस, क्लियर सर, गॉट इट। थैंक यू। वेलकम। क्लियर हो गया? बाकी लोगों को भी क्लियर है बिहेवियर पूरा? चलिए अब आपको दे रहा हूं आपका असाइनमेंट, आज का लास्ट पार्ट।
अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। अब आपको ये कोड ट्राई करके लाना है। ये वही कोड है जो आप कुछ दिनों पहले ट्राई कर चुके हैं, बस आपने दो अलग अलग फाइलें बनाई थी। इस बार आपको एक ही प्रोग्राम बनाना है। उसी प्रोग्राम में यूजर से डेटा लेकर फाइल में लिखना है, फिर लास्ट में बताना है कितनी लाइनें लिखी, और जो लिखी उन्हें वापस पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीन आउटपुट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा नजर आएगा। आपका प्रोग्राम यूजर को बोलेगा टेक्स्ट दीजिए, और जब ना देना हो, रुकना हो, तो एंटर प्रेस कर देना। ये आपके प्रोग्राम का यूजर को मैसेज। ठीक है, यूजर ने टेक्स्ट लिखा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, एंटर। PB5C ब्लॉक, एंटर। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, एंटर। भोपाल, एंटर, और एक बार दोबारा एंटर। कितनी लाइनों का डेटा लिखा गया है? 4 लाइनों का डेटा लिखा गया। तो प्रोग्राम बताए 4 लाइनें लिखी गई हैं। फिर यही प्रोग्राम इन चारों लाइनों को पढ़े, और पढ़ने के बाद भी बताए कि इतनी लाइनें पढ़ी गई हैं। हो जाएगा इतना? विल यू बी एबल टू डू दिस? ठीक, तो इसको करके लाइए। बाय बाय, टेक।